गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अवर फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया। सो आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब आप कहेंगे कि मैम ट्रांसपोर्टेशन में तो हमारा हार्ट आ जाता है, ठीक है, हार्ट के थ्रू सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो स्टूडेंट हम हार्ट्स को भी पढ़ेंगे, उसके डबल सर्कुलेशन मॉडल को भी पढ़ेंगे, बट उसके पहले आपको ब्लड के बारे में जानना जरूरी है। तो आज के इस क्लास में हम ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, देखिए ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन स्टूडेंट होता क्या है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब, अब ट्रांसपोर्ट वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट होना, एक जगह से किसी भी चीज का दूसरी जगह पे जाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो आपको अपने इस क्लास में ये डिस्कस करना है कि किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है वो किस प्रोसेस में हो रहा है। तो हमें बेसिकली जो लाइफ प्रोसेस का जो आपका अपना चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें आपको स्टडी करना है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब ये ब्लड सर्कुलेशन तो हमें समझ में आ जाएगा, अगर हम हर्ट्स को पढ़ लेंगे, डबल सर्कुलेशन पढ़ लेंगे, तो वो सिर्फ एक आपको पाथवे बताता है कि कैसे चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। सो स्टूडेंट हमारे इस टॉपिक को मतलब जो ब्लड मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब यही है कि अगर आप ब्लड के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं तो आप जब सर्कुलेशन पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ेंगे, डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है और क्या रोल है इसके ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे। सो स्टूडेंट आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हर्ट्स को पढ़ने से पहले ये वाली लेक्चर जरूर आप देखिएगा, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट टॉपिक आपका है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन कहने का मतलब जो मूवमेंट होता है, ठीक है, जितने भी हमारे एब्जॉर्ब फूड के मटेरियल हैं, ठीक है, नाइट्रोजिनस हमारे जो वेस्ट हैं, और भी जितना ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जितने भी आपके मटेरियल हैं, उनका एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। सो देखते हैं स्टूडेंट, द प्रोसेस बाय विच द एब्जॉर्ब फूड, वाटर, वेरियस गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए ये पहले कोई भी चीजें क्या होती हैं, सबसे पहले यहाँ पे जैसे प्लांट्स के केस में अगर हम बात कर लें तो अब फूड का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है पूरे वेरियस पार्ट में। ह्यूमन बीइंग की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें स्टूडेंट, तो फूड का जो फॉर्मेशन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन के बाद जो फिकल मैटर होते हैं वो रिलीज हो जाती हैं, लेकिन जो हमारे लिए यूजफुल होती हैं वो क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या कर ली जाती हैं, एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। तो स्टूडेंट वो क्या है, अब वो वहां से चीजें, जो चीजें बन चुकी हैं, जो फूड का फॉर्मेशन हो चुका है, अब वो स्टूडेंट क्या होंगी, ट्रांसपोर्ट होंगी एक जगह से दूसरी जगह तक। फिर वो क्या होगी, पूरे बॉडी के एक एक पार्ट्स, इनफैक्ट आपके बॉडी के एक एक सेल में क्या होंगी, वो फूड मटेरियल जो होंगे वो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सर्कुलेशन, ठीक। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टूडेंट आपने डाइजेशन में भी पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन में भी आपने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले उसमें बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। हमारे बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उन्हीं सारे ऑर्गन्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। तो अब यहाँ सर्कुलेशन का काम हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है, तो इसलिए हम उस सिस्टम को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप यही इसी वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे ऑर्गन्स जो सर्कुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सर्कुलेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, तो उन्हीं सिस्टम को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। देखिए ऑल द बॉडी पार्ट्स that help in the transportation of various material in the body collectively constitute the circulatory system। बॉडी के हमारे वो पार्ट, वो ऑर्गन
जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सर्कुलेशन में स्टूडेंट, तो वही आपके सिस्टम क्या कहलाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन स्टूडेंट। जो सर्कुलेशन होता है ना, ये दो तरीके का होता है। जैसे आपने न्यूट्रिशन पढ़ा था, दो तरीके का होता है, एक आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक आपका था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेम इसी तरीके से आपका जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन में भी दो प्रोसेस होती हैं, ठीक है। अब दो तरीके से जो होता है सर्कुलेशन वो परफॉर्म होता है। एक आपका होता है ओपन टाइप, दूसरा जो होता है क्लोज टाइप। अब इसी वर्ड से देखिए, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब कि जो सर्कुलेशन होगा, जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो ओपन टाइप में होगा, यहाँ पे कोई वेसल्स नहीं होंगी, है ना। अब जैसे इस तरीके से देख लें, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब यहाँ पे कोई वेसल्स नहीं है, ब्लड जो है या तो जितनी भी चीजें हैं वो क्या हो रही हैं, ऐसी फ्रीली ट्रांसपोर्ट हो रही, इन्हें किसी भी वेसल्स की आवश्यकता नहीं है। बट अगर हम बात करें क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस सिस्टम फाउंड इन वर्टिब्रेट्स एंड ऑल्सो इन सम इनवर्टिब्रेट्स लाइक अर्थवर्म, हेयर ब्लड फ्लो थ्रू दी वेसल्स। अब अगर हम क्लोज्ड की बात करें स्टूडेंट, तो क्लोज सिस्टम जैसे आपके ही अंदर हो रहा है, हमारे ही अंदर हो रहा है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स के साथ साथ कुछ हमारे ऐसे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट, ठीक है। बट यहाँ पे क्या था, ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, देखिए ये जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें ही क्या होता है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बट कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोज टाइप का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो परफॉर्म होता है। सो स्टूडेंट, हमने सर्कुलेशन को देख लिया। सर्कुलेशन एक बार जरा फिर से देख लेते हैं कि किसी भी मटेरियल का एब्जॉर्ब फूड, वाटर, इनफैक्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी चीजें हैं वो क्या हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट हो रही हैं बॉडी के एक पार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स में, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है स्टूडेंट, सर्कुलेशन कहलाता है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लूइड इन आवर बॉडी। देखिए स्टूडेंट, अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है स्टूडेंट, ये किसके थ्रू हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने ऑक्सीजन पढ़ा था, ऑक्सीजन का एक्सचेंज, ठीक है, वहां पे हमने सिर्फ क्या पढ़ा था, गैसियस एक्सचेंज। मैंने क्या बताया था आपको कि जो एल्वियोलाई होती है स्टूडेंट, वहां पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता रहता है। लेकिन वहां पे मैंने ये भी बताया था कि ये जो ऑक्सीजन है वो इंटर करती है ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो किसके थ्रू इंटर कर रही है, ब्लड के थ्रू। इसीलिए बोली कि ब्लड को पढ़ना बहुत जरूरी है। छोटी सी कट लग गई है आपको, आपने देखा कि ब्लड गिर रहा है, तो स्टूडेंट नहीं, ठीक है। हम आपको ये बताएंगे कि ये जो ब्लड यहाँ से जो आपको कट लगी और ब्लड जो रिलीज हुआ, तो आप बस ये मत समझिए कि यार ब्लड निकल गया, ठीक है। आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, जैसे ही ब्लड निकला तो आपको पूरी ब्लड की एनाटॉमी याद हो जानी चाहिए वहां पे कि इसके अंदर ये ब्लड ही नहीं है, इसके अंदर WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है। तो हमको अगर ब्लड के बारे में अगर आप डिस्कशन नहीं करोगे, अगर आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे उसके बारे में, तो आपको क्या सिंपल सा बस लगेगा कि ब्लड ही है, इसके अंदर तो कुछ होगा नहीं। सो स्टूडेंट, इसीलिए ब्लड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए हम बात करते हैं फ्लूइड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा फ्लूइड है, ठीक है, जिसके थ्रू चीजें क्या हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट हो रही हैं या सर्कुलेट हो रही हैं, बॉडी के एक एक सेल्स के पास चीजें पहुंच रही हैं। देखिए, देयर आर 40 लीटर्स ऑफ फ्लूइड इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में स्टूडेंट 40 लीटर फ्लूइड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसमें से 25 लीटर जो होता है स्टूडेंट, वो जो होता है वो प्रेजेंट होता है विद इन द सेल कॉल्ड इंटरसेलुलर। क्या बोलते हैं, अब सेल के अंदर प्रेजेंट है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, इंट्रासेलुलर, ठीक है। तो इस स्पेस में प्रेजेंट होता है कितना फ्लूइड, 25 लीटर। अब जितने फ्लूइड बचे कितने, 15 लीटर। वो जो 15 लीटर फ्लूइड्स होते हैं स्टूडेंट, वो वेरियस स्पेस इन द बॉडी के और भी स्पेस में क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, बट वो सेल के अंदर नहीं होते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल्स के बाहर प्रेजेंट होते हैं। अब यही जो 15% है स्टूडेंट, ये जो 15 लीटर
फ्लूइड प्रेजेंट है, यही क्या कराता है, सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। अब देखिए, द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दैट परफॉर्म द ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ 3 प्रिंसिपल टाइप, 3 तरीके से ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है चीजों का। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है स्टूडेंट, ब्लड। फर्स्ट क्या है, ब्लड, जो अभी हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। द रिमार्केबल रेड कलर फ्लूइड दैट कीप ऑन सर्कुलेटिंग थ्रू द हार्ट एंड वेरियस ब्लड वेसल्स, वेन्स एंड कैपिलरीज। देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो ब्लड है ये किस कलर का होता है, हमको तो पता है कि ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है, लेकिन अभी हम ये भी बताएंगे कि ब्लड सिर्फ रेड कलर का ही नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे पहले भी रेड आ गया तो रेड को ही देख लेते हैं। ठीक है, ये रेड कलर का होता है, रेड कलर का ये एक फ्लूइड होता है स्टूडेंट, जो क्या करता है, कीप सर्कुलेटिंग, सर्कुलेट करता है। अब वर्ड सर्कुलेटिंग आ रहा है तो पहली डेफिनेशन आपको याद आ जानी चाहिए कि सर्कुलेटिंग मैम बोल रही है तो यानी कि ये किसमें हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, सर्कुलेट करता है। अब हार्ट से कहाँ जाएंगी चीजें, दी हार्ट्स एंड वेरियस बॉडी वेसल्स। अब वो जो हार्ट होगा, हार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा बेटा, वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट है स्टूडेंट लिम्फ। अब ये लिम्फ क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ब्लड की वेसल्स हैं। ठीक है, ये रेड कलर में। अब उसके बाद हम देखते हैं ये पतली पतली और भी ऐसे इस तरीके से येलो कलर की, फेंट येलो कलर की आपको दिखाई देंगी वेसल्स। ठीक, देखिए अ फेंट येलो कलर फ्लूइड दैट इज कंटेन्ड इन द लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स। ये आपको क्या दिखाई दे रही है, लिम्फ वेसल्स जिनके अंदर येलो कलर का फ्लूइड होता है स्टूडेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड के थ्रू, अब देखिए कलरलेस, ये कैसा फ्लूइड होता है, ये एक कलरलेस फ्लूइड होता है, ऑक्यूपाइंग स्पेस बिटवीन वेरियस सेल इन द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स में जितने भी सेल्स होते हैं उनमें सिर्फ ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट टिश्यू फ्लूइड। अब हम डिस्कस करते हैं ब्लड के बारे में। अब जरा हम देख लेते हैं कि ब्लड के बारे में, ब्लड एक्चुअली होता क्या है। सो देखिए स्टूडेंट, ये है ब्लड। अभी आपने पीछे पढ़ा कि जो ब्लड होता है मैम, ये ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है। अब आप देखेंगे कि रेड में भी 2 कलर होते हैं, एक डार्क रेड कलर होता है और एक आपका लाइट रेड कलर होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए ब्लड इज ब्राइट रेड, बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक रेड कलर जो मैंने आपको बताया, जो ब्राइट रेड कलर होता है, ठीक है, उस कलर, ये आपका कौन सा रेड है, ये ब्राइट रेड है। ठीक है, तो इस कलर में जो ब्लड होगा स्टूडेंट वो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होगा। इस कलर की अगर आपको ब्लड दिखाई देगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस ऑक्सीजनेटेड वर्ड्स का मतलब होता है स्टूडेंट कि उस ब्लड में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए इस टाइप के ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, एंड डार्क रेड डीऑक्सीजनेटेड कलर फ्लूइड, और एक डार्क कलर का, ठीक है, एक आप कभी कभी देखते होगे कि कहीं कहीं से अगर कट लग जाती है तो एकदम, मतलब ये जो ब्राइट रेड है ना, इस कलर में आपको ब्लड क्या होती है, दिखाई देती है। बट कभी कभी आपको ब्लड कैसा दिखेगा, एकदम डार्क मरून कलर में दिखेगा। ठीक है, तो वही जो कलर होता है आप बताओगे कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कहने का मतलब आप कहोगे कि इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर का मतलब वो गंदा ब्लड नहीं होता। इम्प्योर कहने का सेंस होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है और CO2 की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, इसलिए इस टाइप के ब्लड को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो समझ में आ रहा है ना ब्लड कितना बड़ा टॉपिक है ना। इसको लीव करके निकल ले रहे थे हार्ट को पढ़ने के लिए, तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए बोल रही हूँ ब्लड को पढ़ लो, वहां पे सारे टर्म्स आएंगे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स इनटू द लेफ्ट आर्टरियम टू वेंट्रिकल्स। अब यही नहीं समझ में आ रहा कि मैम ये ब्लड तो मैं जानती थी, ये डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड कहाँ आ गया, तो बच्चा इसीलिए तो बोली कि ब्लड को यहाँ पे पढ़ लो।
ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। अब ये मत बोलना कि एक डार्क कलर का ब्लड दिखाई दे रहा है, एक लाइट कलर का दिखाई दे रहा है। अब आप बोलना कि एक इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, जो डार्क रेड कलर में है। अब ये डार्क रेड कलर क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 की क्वांटिटी जो है स्टूडेंट वो अधिक है, इसलिए वो डार्क रेड कलर में है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आप उसको प्योर ब्लड भी कहीं कहीं लिखा होता है, आप वो बताओगे कि वहां पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज रेड इन कलर। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इट इज सॉल्टी इन टेस्ट। कभी टेस्ट किया है क्या ब्लड को? ठीक है, कभी टेस्ट करना। अरे भाई, टेस्ट करने का मतलब ऐसा नहीं कि खून लेके लगना पीने तुरंत, ऐसा नहीं है। कभी कभी कट लग जाती है, चोट लग जाती है, तो थोड़ा टेस्ट करके देखना, सॉल्टी नेचर का होता है। ठीक है, अब देखिए स्लाइटली अल्कलाइन ड्यू टू इट्स पीएच। इसका जो पीएच वैल्यू होता है स्टूडेंट वो 7.4 होता है, इसलिए ये किस नेचर का होता है? अल्कलाइन नेचर का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ब्लड इज हैवियर देन वाटर विच इज विस्कस स्टिकी फ्लूइड्स। ब्लड जो होता है स्टूडेंट, वाटर जो होता है आपका, ये काफी क्या होता है? पतला होता है, लेकिन एज कंपेयर टू वाटर जो ब्लड होता है स्टूडेंट वो काफी क्या होता है? थिक होता है और चिपचिपा सा होता है। ठीक है, अब हम इसके कंपोनेंट की बात करते हैं स्टूडेंट कि ये जो ब्लड होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने ये लोगों के मुंह से कहते सुना होगा ना कि उनका जो प्लेटलेट था ये डेंगू की कंडीशन में ज़्यादा हो रहा था, ज़्यादा होता है। ठीक है, कि लोग बोलते हैं कि उनका प्लेटलेट्स डाउन हो गया। तो क्या आपने कभी सोचा कि ये प्लेटलेट्स को कैसे निकालते हैं? ठीक है, कैसे उसको सेपरेट करते हैं, कैसे कोई भी जो ब्लड डोनेट करता है, ठीक है, तो उससे प्लेटलेट उनको कैसे प्रोवाइड होता है? तो स्टूडेंट इसी कंपोजिशन के बारे में हम देखते हैं। तो जो हमारा ब्लड होता है उसको एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन, अब आप सेंट्रीफ्यूगल कहने का मतलब कि ये एक ऐसी मशीन होती है स्टूडेंट जो क्या करती है, वो सेंटर पे फोर्स अप्लाई करती है। अब जैसे ही सेंटर पे फोर्स, फिजिक्स वाले स्टूडेंट हो बेटा, ठीक है, इतना पता होना चाहिए कि वो एक सेंटर में जो फोर्स जनरेट करती है उससे क्या होंगी कि ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाते हैं। जैसे मम्मी वो मट्ठे में से वो मक्खन निकालती है ना, ठीक है, तो वो एक सेंट्रीफ्यूगल्स, मम्मी भी फिजिक्स पढ़ी है, ठीक है, वो एक सेंट्रीफ्यूगल्स फोर्स को क्या कर रही हैं? अप्लाई कर रही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से चीजें क्या हो जा रही हैं? सेपरेट हो जा रही हैं। तो यहाँ पे भी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? अप्लाई होगा स्टूडेंट। सो देखिए, ये आपका जो रीजन दिखाई दे रही, ये एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स में क्या किया जाता है? रख दिया जाता है। जैसे ही वो घूमती है, ठीक, तो ये क्या हो जाते हैं? ब्लड जो होते हैं अपने कंपोनेंट्स में सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट सबसे नीचे, ठीक है, अब सबसे नीचे है तो इसका मतलब भाई जो जिसकी वेट थोड़ी सी अधिक होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है ना। तो अब ये जो है बेटा, ये क्या है? ये है आरबीसी। क्या है? आरबीसी। अभी एक एक को डिस्कस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बस देख लेते हैं। ये जो आपको थोड़ी सी एकदम लाइट कलर की जो फ्लूइड दिखाई दे रही है स्टूडेंट, ये होती है WBC। क्या होती है? WBC। अब नेक्स्ट ये हम बात करें तो ये होता है स्टूडेंट प्लाज्मा। अब मैम प्लाज्मा क्या होता है सब कुछ बताएंगे आगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट इससे इन्होंने क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया। अब हमने सेपरेट कर लिया, अब हम एक एक को ले करके डिस्कशन करते हैं, ठीक। देखिए अब हम देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ ब्लड में से एक मिनट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूं मैं। ब्लड के कंपोजिशन को थोड़ा सा देख लीजिए, क्या क्या पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए कौन कौन से पॉइंट मैं लेके आई हूँ। फर्स्ट देखिए, ब्लड कंसिस्ट 2 मेजर पार्ट। ब्लड जो होता है 2 मेजर पार्ट को कंसिस्ट करता है। फर्स्ट जो है बेटा प्लाज्मा और दूसरा जो होता है सेल्यूलर पार्ट। एक होता है स्टूडेंट प्लाज्मा, दूसरा होता है सेल्यूलर पार्ट। प्लाज्मा को देखते हैं। प्लाज्मा जो होता है बेटा दैट इज द फ्लूइड पार्ट्स ऑफ ब्लड, ये ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है। जो सेलुलर पार्ट्स होते हैं इनमें सेल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो है ना सेलुलर पार्ट, इनमें सेल्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे। अभी आप आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ोगे, ठीक है। सेल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द ब्लड विच फॉर्म 42 to 45% ऑफ ब्लड।
ये ही स्टूडेंट क्या करता है, 42 से 45% ब्लड को बनाता है। ठीक है, अब उसके बाद ये 3 टाइप के होते हैं। आरबीसी जिसे आप बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी को क्या बोलेंगे, रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट है स्टूडेंट डब्ल्यूबीसी जिसे हम बोल रहे हैं व्हाइट ब्लड सेल। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं स्टूडेंट ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड के प्लेटलेट्स होते हैं, ये ब्लड के 3 फॉर्म होते हैं। इन सारी चीजों से मिलके ही क्या बनता है, ब्लड। ब्लड का फॉर्मेशन तो ये सारी चीजें होती हैं, ये सब मिलके ही ब्लड का फॉर्मेशन करती हैं। बट जो आपका सेलुलर पार्ट है ब्लड का, वो 3 चीजों को कंटेन करता है बेटा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। अब हम डिस्कस करते हैं, अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि ये आरबीसी होती क्या है। सो स्टूडेंट देखते हैं, आरबीसी फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पसेल्स। अभी मैंने क्या बताया, ये सेलुलर पार्ट्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे सेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर फ्लूइड। इसमें देखते हैं वेरी स्मॉल, अबाउट 7.7 माइक्रोन मीटर, ठीक है, इन डायामीटर। इसका जो डायामीटर होता है स्टूडेंट वो 7.7 माइक्रोन मीटर, ठीक है, इतना छोटा होता है। बाई कॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रादर देन बर्ड, फिशेस एंड एम्फीबियंस। देखिए बेटा, जो लिविंग बींग्स में अगर आप ह्यूमन बींग की बात करते हैं, ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स में जो होता है आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बाई कॉन्केव होता है। बट अगर आप फिश के केस में बात करते हैं, बर्ड्स के केस में बात करते हैं, एम्फीबियंस के केस में बात करते हैं, तो वहां पे जो आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होगा वो बाई कॉन्वेक्स होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, immature RBC contain all cell organelles, but during the maturation these organelles disappear so as accommodation of more hemoglobin। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ही आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, अब बात आई आरबीसी के फॉर्मेशन की, तो मैम आरबीसी का फॉर्मेशन होता कहाँ है, तो आपने सबके मतलब आपने ये सुना होगा कि जो आरबीसी होती है वो बोन मैरो में बनती है। अब बोन मैरो ये आप देख रहे हो, ये है स्टूडेंट बोन मैरो। अब देखिए ये बोन मैरो का ये वाला रीजन होता है स्टूडेंट, ठीक है, ये काफी स्पॉन्जी होता है और यहीं पे क्या होती है स्टूडेंट, ये होती है रेड बोन मैरो। ये कौन सी, ये रेड बोन मैरो होती है, यहीं पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, आरबीसी का जो फॉर्मेशन हो रहा है स्टूडेंट, देखिए आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट, क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं स्टूडेंट। अब इसी का फॉर्मेशन, आरबीसी का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, इरिथ्रोपोएसिस। क्या कहलाता है स्टूडेंट, इरिथ्रोपोएसिस। ठीक, देखिए इरिथ्रोपोएसिस क्या होती है, ये एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जैसे हम टर्म्स यूज करते हैं ना, ठीक है, जैसे अगर आपका जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्कुलेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसलिए हम उसको ट्रांसपोर्टेशन कह रहे हैं। तो यही एक तरीके से ये जो इरिथ्रोपोएसिस है, ये टर्म यूज किया गया है कि जब इरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, तो उसी टर्म को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस। अब ये जो होता है स्टूडेंट, ये रेड बोन मैरो में क्या होता है, बनता है। अब जैसे ही ये रेड बोन मैरो में बनता है, तो जो इसका स्टार्टिंग स्टेज होता है बेटा, ये तो इस टाइम पे क्या होता है, ये इमैच्योर होता है। जब ये इमैच्योर स्टेट में होता है, पूरी तरीके से मैच्योर नहीं रहता है, तब इनके अंदर न्यूक्लियस और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, मतलब जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बट आफ्टर मैच्योरेशन, जब ये मैच्योर हो जाता है, तो इसके अंदर इतना ज्यादा
हीमोग्लोबिन आ जाता है स्टूडेंट, कि जिसकी वजह से इसके सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपीयर होने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे यही चीजें समझाई गई हैं आपको कि एक्यूमुलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के एक्यूमुलेट होने की वजह से जो इसके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, डिसअपीयर होने लगते हैं। सो स्टूडेंट देखते हैं, इरिथ्रोसाइट आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है स्टूडेंट, जिसकी वजह से ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। अब देखते हैं ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये हिमेटीन वर्ड से मिलके बना हुआ है। हिमेटीन का कहने का मतलब होता है स्टूडेंट आयरन, और कंटेनिंग अ पिगमेंट। अब ये जो आयरन होता है, ठीक है, ये एक पिगमेंट कंटेन करता है जिससे हम क्या बोलते हैं, हिमेटीन बोलते हैं, और एक ग्लोबिन प्रोटीन होती है, ठीक है। इसीलिए इन दोनों वर्ड से हिमेटीन, ठीक है, और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलके बना है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हिम का मतलब होता है स्टूडेंट पिगमेंट, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। तो इन टर्म्स इसी वजह से जो ब्लड होता है वो क्या होता है, रेड कलर का होता है। तो ब्लड रेड किस वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक। Hemoglobin have high affinity for oxygen which unstable compounds oxyhemoglobin with O2। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है स्टूडेंट, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। तो ये था आपका आरबीसी, ठीक है। आरबीसी होती क्या है, रेड ब्लड कार्पसेल्स होती हैं स्टूडेंट, जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। अब ये जो इरिथ्रोसाइट्स होती है, इनका जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम इरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। अब ये जो इरिथ्रोपोएसिस के थ्रू जो आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बोन मैरो के, रेड बोन मैरो वाले, ये इस वाले पोजीशन में होता है, जो स्पॉन्जी होता है, यहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन, यहाँ पे आरबीसी बनती हैं स्टूडेंट। अब ये जो आरबीसी बन रही हैं, जब ये इमैच्योर होती हैं, जब ये मैच्योर नहीं रहती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस के साथ साथ ढेर सारे सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं। बट आफ्टर मैच्योरेशन, जैसे ही ये मैच्योर हो जाती हैं, तो हीमोग्लोबिन के इकट्ठे हो जाने की वजह से ये धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगती हैं, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस था, ये आपका था आरबीसी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आरबीसी का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट। सो हम आरबीसी के फंक्शन को देख लेते हैं जरा। देखिए, जो आरबीसी होती है स्टूडेंट, ये क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। हीमोग्लोबिन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ इरिथ्रोसाइट्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन टू द बॉडी। रेस्पिरेटरी ऑर्गन से पूरे बॉडी में, ठीक है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने का काम कौन करता है बेटा, वो करता है आरबीसी। नेक्स्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, ठीक है। 23% ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इन द सेल carried from the tissue to respiratory organs for its elimination by the erythrocyte। इरिथ्रोसाइट ही क्या करती है, अब आपने पढ़ा था ब्लड के ही थ्रू CO2 वापस आती है ना। तो इरिथ्रोसाइट ही क्या करती है, वहां से सेल से, टिश्यू से पकड़ती है CO2 को, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू वो क्या करती है, रिलीज करती है। तो ये था फंक्शन इरिथ्रोसाइट्स का। हाँ, थोड़ा सा अगर हम डिस्कस कर ले तो ये भी जान लेते हैं कि इसका जो इरिथ्रोसाइट्स का जो लाइफ स्पैन होता है स्टूडेंट, वो होता है 120 डेज, ठीक है, 120 दिन। इसका जो लाइफ स्पैन होता है 120 डे। एक इतने दिन के बाद ये क्या हो जाती है, ये कहाँ चली जाएगी, स्प्लिन में। कहाँ चली जाएगी, स्प्लिन में। स्प्लिन के अंदर, इस स्प्लिन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। वहां पे ये चली जाती है, फिर जो आरबीसी होती है उसके सेल को तोड़ती वोड़ती है, ठीक है, फिर उसके बाद उसको ट्रांसफर कर देती है लिवर के पास, है ना। तो आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, 120 डेज होता है। अगर हम यहाँ पे नंबर की बात करें आरबीसी के, ठीक है, तो आरबीसी के नंबर की बात करें तो मेल के केस में अगर आप स्टूडेंट देखते हैं तो वहां पे 5 to 5.5 मिलियंस पर mm³ इतना होता है, ठीक है। बट अगर फीमेल के केस में आप बात करें तो 4 to 4.5 मिलियन पर
mm³ mm³ एक इतनी छोटी यूनिट है जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं। तो स्टूडेंट ये इसका नंबर होता है आरबीसी का, है ना। अब इसके बाद जैसे ही नंबर इसका अगर डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो उस डिजीज को हम बोलेंगे इरिथ्रोपेनिया, ठीक। अब उसके बाद अगर इसके नंबर इंक्रीज करेंगे, आरबीसी के नंबर बढ़ते और घटते भी रहते हैं, तो अगर आपका एक लिमिट होता है, लिमिट से ज्यादा चीजें इंक्रीज करती है तो वो डिजीज कॉज करेगा, डिक्रीज करेंगे तो भी डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। अगर इसके नंबर इंक्रीज करेंगे स्टूडेंट तो एक डिजीज होता है पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। इस जो नंबर डिक्रीज करने से जो डिजीज हो रहा है इसको हम एनीमिया भी बोलते हैं, है ना। तो ये था आपका आरबीसी। अब उसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, इनको ये जो डब्ल्यूबीसी होता है बेटा ये डिफेंड करने का काम करता है, इनको सोल्जर कहा जाता है। सोल्जर का काम, एक सैनिक का काम क्या होता है? हमारी रक्षा करना, हमारे देश में जितने भी लोग हैं उनकी रक्षा करना। तो क्या सैनिक एक ही जगह पे होते हैं? क्या सैनिक एक ही होते हैं? ठीक है, नहीं, ढेर सारे सैनिक होते हैं। इसी तरीके से हमारे भी केवल एक ही डब्ल्यूबीसी नहीं होते, ढेर सारे डब्ल्यूबीसी होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं, ठीक है, बहुत ही पावरफुल होते हैं, जो क्या करते हैं हमारे बॉडी को डिफेंड करते हैं। जितने भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर जाते से घूमते टहलते चले जाते हैं, उनको ये रोक देते हैं, ठीक है, कि तुम्हें वहां पे नहीं जाना है, और वो ज्यादा जबरदस्ती करते हैं तो उसको इनगल्फ कर लेते हैं। इसी इनगल्फ के प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा, इट इज जनरली अमीबॉइड एंड न्यूक्लिएटेड सेल। देखिए, अमीबॉइड कहने का मतलब अमीबा, ठीक है। अमीबा को आपने देखा है ना, अमीबा का शेप कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है, वो कब कैसा रूप धारण कर लेगा कोई भरोसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए, एंड न्यूक्लिएटेड, इनमें क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ठीक। तो अब इसी बेसिस पे इसको दो में कैटेगराइज कर दिया गया। एक स्टूडेंट होता है ग्रैनुलर, एक होता है ग्रैनुलर, दूसरा होता है स्टूडेंट ए ग्रैनुलर। अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले देख लीजिए, इट इज ऑल्सो नोन एज अ फैगोसाइट्स बिकॉज दे इनगल्फ फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी मैंने क्या बताया कि जितने भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर इंटर करते हैं उनको क्या कर लेता है? ये इंगल्फ कर लेता है। अब उनको इंगल्फ कर लिया स्टूडेंट तो वो हमारे अंदर डिजीज कॉज नहीं कर पाएंगे। ल्यूकोसाइट्स आर पॉपुलरली नोन एज सोल्जर ऑफ द बॉडी बिकॉज दे कैन एक्यूमुलेट द साइट ऑफ इंजरी एंड fight with invading microorganism that cause infections। ये क्या करता है? जैसे आपको कहीं चोट लग गई, ठीक है, तो ये जो ल्यूकोसाइट्स होंगे वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, ताकि कोई भी, अब यहाँ पे कट लगी है स्टूडेंट, तो अभी वहां पे क्लोज तो है नहीं, वो ओपन सरफेस है, ठीक है, तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? तुरंत अटैक करते हैं, ठीक है, गेट के खुलते ही लोग तुरंत अटैक करते हैं। अब ये जो डब्ल्यूबीसी होता है बहुत चालाक होता है, जैसे ही कट लगती है वो आके वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे कि भाई तुम्हारी कोई यहाँ पे जगह नहीं है। तो ये क्या करते हैं? इंजरी के पास आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जितने भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज करने के मूड में तैयार होके आ रहे हैं उनको रोकते हैं, ठीक है, और वो नहीं मानते हैं तो उनको इनगल्फ कर लेते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइट। अब देखिए बेटा, यहां पे हम देखते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, अभी मैंने यहां क्या बताया? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। अब ये जो ल्यूकोसाइट होता है बेटा, तो अगर अब देखते हैं इसका फॉर्मेशन, डब्ल्यूबीसी जो होता है इसका जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है? ये जो बोन मैरो वाला रीजन मैं आपको दिखाई थी, तो येलो बोन मैरो वाला जो रीजन होता है स्टूडेंट, यहीं पे डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ल्यूकोपोएसिस। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपोएसिस, ठीक है, ल्यूकोपोएसिस बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ
ल्यूकोसाइट्स। अब ये जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं बेटा, इनको दो में कैटेगराइज किया गया उनके ग्रैन्यूल्स के बेसिस पे। जैसे आप रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप देखते हैं ना, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसको किस बेसिस पे, उसके जो राइबोसोम्स होते हैं उनके बेसिस पे। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे है कि जो ल्यूकोसाइट्स है उनके ग्रैन्यूल्स के बेसिस पे एक ग्रैन्यूलोसाइट और दूसरा स्टूडेंट ए ग्रैन्यूलोसाइट्स। अब देखिए, ऐसे लाइकोसाइट्स मतलब ऐसे WBC जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रैन्यूलोसाइट्स, और ऐसे WBC जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं स्टूडेंट, वो कहलाता है ए ग्रैन्यूलोसाइट्स। अब देखते हैं कि कौन से ग्रैन्यूलोसाइट्स होते हैं और कौन से ए ग्रैन्यूलोसाइट्स होते हैं। स्टूडेंट देखिए, ये देखिए, ये जो आपका ये न्यूट्रोफिल आपको दिखाई दे रहा है, बेसोफिल दिखाई दे रहा है, इस्नोफिल्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है बेटा, ग्रैन्यूलोसाइट्स। क्यों? क्योंकि मैम इसमें क्या दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे क्या दिखाई दे रहे हैं, ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैम इसका नाम ग्रैन्यूल से ही पढ़ना चाहिए, ये न्यूट्रोफिल्स क्यों कहा गया इसको? तो स्टूडेंट इनके अंदर ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं, और आप अच्छे से जानते हैं कि एसिडिक और बेसिक नेचर जो होता है वो न्यूट्रल पोजीशन को कॉज करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा गया न्यूट्रोफिल्स। क्या कहा गया? न्यूट्रोफिल्स। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं स्टूडेंट, ये जो न्यूक्लियस होता है ये ढेर सारे होते हैं, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं इस्नोफिल्स की, अगर हम बात करें, ठीक है। अब ये जो होता है बेटा, ये जो न्यूट्रोफिल्स होता है ना, ये क्या करता है, ये तुरंत जैसे कोई भी चीज आ रही है, जितने भी फॉरेन के पार्टिकल इंटर किए, तो सबसे पहले दौड़ के पकड़ने का काम, इंगल्फ करने का काम कौन करता है? इस न्यूट्रोफिल्स करती है, ठीक है। ये तुरंत उसको उस पे क्या करेगी? अटैक कर लेगी। इसलिए फैगोसाइटोसिस का काम सबसे पहले जो करती है वो करती है न्यूट्रोफिल्स, बहुत ही एक्टिव होती है ये। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इस्नोफिल्स, ठीक है। तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट, ये बाइलोब्ड होता है, ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये पॉलीन्यूक्लिएटेड होता है ना। और ये जो होता है बेटा बाइलोब्ड, इसमें दो लोब आपके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये जो इस्नोफिल्स, इस्नो इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये एक डाई होती है ना, ठीक। तो इसी के नाम पे पड़ गया इस्नोफिल्स। और इनके अंदर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं स्टूडेंट, वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, इसलिए इसको एसिडोफिल्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसोफिल्स की, ठीक। तो अब बेसो से समझ में आ गया तुरंत कि क्या होगा मैम? बेस होगा, इसलिए इसको क्या कहा गया? बेसोफिल्स कहा गया, ठीक। अब उसके बाद हम देखते हैं लिम्फोसाइट क्या करता है। अब इसके बाद ये स्टूडेंट जो दोनों हैं ये ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। कहने का मतलब इन दोनों के अंदर, ग्रैनुलस तो हमने पढ़ा, ठीक है। ग्रैनुलस में आपने पहला पढ़ा न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। सेकंड आपका ये जो एलर्जिक कंडीशन होता है ना, किसी भी चीज से जो लोग बोलते हैं एलर्जी हो गई ही इनको, ठीक है, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? इस्नोफिल्स क्या करती है? कंट्रोल करती है ना। ये क्या है स्टूडेंट? ये भी क्या है? बेसोफिल्स है। तो ये तीनों जो पार्ट्स हैं ये ग्रैन्युलोसाइट्स के हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बोल रहे थे ए ग्रैन्युलोसाइट्स, तो उसको भी दो में कैटेगराइज किया गया, एक स्टूडेंट मोनोसाइट, दूसरा आपका लिम्फोसाइट। अब ये जो मोनोसाइट होता है स्टूडेंट, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप्ड में होता है, ठीक है। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप्ड में होता है। अब जैसे फैगोसाइटोसिस का काम कौन कर रहा था? न्यूट्रोफिल्स। अगर न्यूट्रोफिल से वो चीजें हैंडल नहीं हो पाती हैं, तब ये मोनोसाइट क्या करता है? जाता है तुरंत फॉरेन के पार्टिकल्स को इंगल्फ कर लेता है, ठीक। नेक्स्ट है स्टूडेंट लिम्फोसाइट। ये एक एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। अब ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज जो होती हैं, जितने भी हमारे एंटीजन्स होते हैं उनको क्या करती हैं? रोकने का काम करती हैं, ठीक है, उनके इफेक्ट को
कम कर देती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर लिए ल्यूकोसाइट्स के बारे में। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ल्यूकोसाइट्स का जो फंक्शन है वो क्या होता है। देखते हैं, डिफेंस द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज, ऑल्सो परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। डिफेंड करता है, जो अलग अलग तरीके की डिजीज हमारे बॉडी के अंदर आने वाली हैं, ठीक है, जितने भी फॉरेन के पार्टिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर इंटर करते हैं उनको रोकने का काम करता है और हमारे बॉडी की क्या करता है, रक्षा करता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे एक्टिविटीज को ये क्या करता है, परफॉर्म करता है। सोचो कितना रिस्पॉन्सिबल है डब्ल्यूबीसी। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस टर्म मैंने आपको समझा दिया, इंगल्फ करने का काम करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगा कि जो भी आ रहा है उसको तुरंत मार के भगा दो यहां से। ठीक है, नेक्स्ट है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है स्टूडेंट, आपने कोविड के टाइम में बहुत सुना था उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। आखिरकार ये इम्यूनिटी होती क्या है स्टूडेंट, तो इम्यूनिटी जो होती है रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट द डिजीज, डिजीज के अगेंस्ट, डिजीज से आपके बॉडी की जो रक्षा करती है, ठीक है, वही क्या कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी होगी तो जितने भी डिजीज आ रहे हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट आपके अंदर आ रहे हैं, तो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, उनको तुरंत किल कर देंगी, है ना। तो ये था बेटा फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। अच्छा, अगर नंबर की बात करें हम ल्यूकोसाइट्स की, तो स्टूडेंट ये 4000 से 8000 के अप्रॉक्स में होता है। 4000 टू 8000 के अप्रॉक्स में इसका नंबर होता है। ठीक है, अगर इसके नंबर बेटा डिक्रीज किए तो एक डिजीज हो जाएगा ल्यूकोपेनिया। क्या होगा, ल्यूकोपेनिया। पेनिया वर्ड जो होता है वो डिक्रीजिंग को ही दिखाता है कि अगर ल्यूकोसाइट का नंबर डिक्रीज करेगा तो ल्यूकोपेनिया डिजीज हो जाएगा, नंबर इंक्रीज करेगा तो ल्यूकोसाइटोसिस। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, फंक्शन मैंने देख लिया ल्यूकोसाइट्स का, लास्ट में मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया बट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है ना, क्योंकि मैंने पढ़ लिया कि सेलुलर पार्ट्स में आपके क्या थे, आरबीसी थे जिसको मैंने डिस्कस किया, डब्ल्यूबीसी था जिसको अभी तुरंत मैं बताई हूं। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट। अब ये थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है स्टूडेंट, ये जो ब्लड के जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, उन्हीं को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, और ये बहुत ही छोटे होते हैं। प्लेटलेट्स कैसे होते हैं, छोटे। अगर इनके हम नंबर की बात करें, ठीक है, तो 1.5 लाख से 3.5 लाख, ठीक है, इतना इनका क्या होता है, नंबर होता है। ठीक, अब देखिए यहां पे व्हाइट ब्लड सेल इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको आरबीसी दिखाई दे रहा है। हमको क्या देखना है बेटा, प्लेटलेट्स देखना है। ये जो प्लेटलेट्स होता है ये बड़ा मेजर रोल प्ले करता है ब्लड के क्लॉटिंग में। अब ये मैम ब्लड की क्लॉटिंग क्या होती है, अरे भाई बोलते हो ना जब चोट लग जाती है कि खून जम गया है, तो वही जो खून का जमना है, इसीलिए तो मैं बोली थी कि ब्लड पढ़ लो, कि लास्ट किसी के सामने ये मत बोलना खून जम गया है, और वो जम कैसे गया है। ठीक है, तो जब ब्लड पड़े रहोगे तो अपने आप बोलोगे कि मैम ब्लड क्या हो गया, क्लॉट हो गया है। ठीक है, प्लेटलेट्स यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो इसीलिए आप किसी भी टर्म को इतने अच्छे से पढ़ो कि अगर किसी को चोट लगे तो देखते ही पूरी मैकेनिज्म आपके सामने आ जानी चाहिए कि क्लॉटिंग की प्रोसेस यहाँ पे हुई कैसे और क्या क्लॉट किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा ये जो ब्लड का प्लेटलेट्स होता है ना, ये बहुत ही छोटा होता है। छोटा तो होता है लेकिन मिलके इतना बड़ा काम करता है। इसका जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप होता है ना, इस तरीके से इसका, और ये इरेगुलर होने के साथ साथ ये कॉम्पैक्टली क्या होते हैं, पूरी तरीके से टाइटली पैक्ड होते हैं। अब ये जो प्लेटलेट्स मैंने बताया कि क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है। जैसे ही चोट लगती है स्टूडेंट,
तो अब वहां पे जो ब्लड है, ब्लड का जो प्लेटलेट्स होता है स्टूडेंट, वहां पे एक केमिकल सिक्रीट करता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन्स। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो वेब लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देगा और उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका जो ब्लड होता है, ब्लड का सिक्रेशन वो बंद हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा, प्लेटलेट्स की अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपका सडन डेथ भी हो सकता है, क्योंकि ब्लड ढेर सारे आपके बॉडी के अंदर से क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। अब प्लेटलेट्स तो आप में अच्छे से है नहीं, है ना, तो अब वो थ्रोम्बोप्लास्टिन या तो जितनी भी चीजें होती है, फाइब्रिनोजन, जितने भी टाइप के प्रोटीन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सीक्रेट नहीं कर पाएगा। अब वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब आपके जहां पे कट लगा है वहां पे वेब बन नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ढेर सारे ब्लड कॉन्टिन्यूअसली लॉस होते चले जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि इंसान का सडन डेथ हो सकता है। इसलिए प्लेटलेट्स जो होता है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको छोटे छोटे जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ढेर सारे होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स का काम जो होता है वो क्या होता है कि ब्लड को क्या करना, क्लॉट करना, ठीक है। तो स्टूडेंट, ब्लड की जो फॉर्मेशन होती है ये भी हम देख लेते हैं। ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी रीजन में, रेड बोन मैरो में होता है, जहां पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पे आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका येलो बोन मैरो है, यहाँ पे WBC का फॉर्मेशन होता है। सो स्टूडेंट, हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चीजों को हम रिकॉल करते हैं जरा कि हमने आज पढ़ा क्या। ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ा ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में हमने सर्कुलेशन को देखा। तो सर्कुलेशन में ठीक है, हमने सर्कुलेशन को देखा। सर्कुलेशन में आपने क्या पढ़ा कि किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, सर्कुलेशन होता है। फिर हमने नेक्स्ट में पढ़ा कि फ्लूइड इन आवर बॉडी, ऐसा कौन सा फ्लूइड है जिसके थ्रू चीजें क्या हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि ब्लड जो ऐसा ब्लड होता है, ब्लड के बारे में हमने डिस्कशन किया कि इसका कलर क्या होता है, इसकी साइज क्या होती है, इसका टेस्ट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा ब्लड के कंपोजिशन, ब्लड किन किन चीजों से मिलके बना हुआ होता है। उसके बाद मैंने देखा आरबीसी के बारे में, ठीक है। आरबीसी क्या होती है, उसके हमने फंक्शन को देखा कि आरबीसी के फंक्शंस क्या होते हैं। देन हमने डब्ल्यूबीसी को डिस्कस किया है स्टूडेंट कि डब्ल्यूबीसी होती क्या है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक, कैसे ये हमारे बॉडी को डिफेंड करती है, ठीक। नेक्स्ट हमने क्या देखा, प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स का क्या रोल है, कहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो रहा है। सो स्टूडेंट, ब्लड के बारे में इतना ही। हर्ट्स को स्टार्ट करने से पहले आप ब्लड वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा। ये हर्ट के चैप्टर को जब आप पढ़ोगे, जैसे हर्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ोगे, उसके डबल सर्कुलेशन को पढ़ोगे, तो ब्लड की सारी चीजें वहां पे आएंगी। सो आप लोग इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, देन उसके बाद आप हर्ट वाली वीडियो को देखिएगा। सो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू।